नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं और मिशन है 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को साबित करना और यही शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इंडिया अलायंस बना है। इंडिया अलायंस में 28 घटक दल हैं, जिसमें बात करें मुख्यतः कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर इस अलायंस को बना रही हैं। लेकिन इस अलायंस की जो घटक पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि लोकसभा चुनाव आ गया है और अब ईडी भी एक्टिव हो जाएगी। और हमने देखा भी किस तरीके से झारखंड और राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावों के समय ईडी किस तरीके से एक्टिव थी। लेकिन अब रुख करें थोड़ा दिल्ली की सियासत का, तो वहां भी ईडी एक अच्छे एक्शन में नजर आ रही है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से इस पिछले साल 2023 के शुरुआत से जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी होना शुरू हुई, सबसे पहले यहाँ पर मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह और उसके बाद समन लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी आने लगे। और इसमें कहा गया कि ये जो साजिश है भाजपा की तरफ से की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास आम आदमी पार्टी को कैसे हराएं उसका कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली में लोकसभा को छोड़कर बाकी अन्य सभी चुनावों में आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। बात करें दिल्ली विधानसभा की, तो वहां पर कांग्रेस बीजेपी को बड़ी मात यहाँ पर आम आदमी पार्टी देती है। एमसीडी में भी यही करती है और राज्यसभा में तो यहाँ पर दूसरी पार्टियां अपना कोई उम्मीदवार उतारती ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए मात्र एक ऐसा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जो उनको दिल्ली में जीतना है। लेकिन पिछली 2 बार से यहाँ पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उभरने तक नहीं दिया इन चुनावों में। लेकिन 2024 में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को तैयार मान रही है कि बीजेपी को पिछले 2 बार का एक करारा जवाब देंगे। लेकिन इस कार्य जवाब के चलते यहाँ पर ईडी लगातार उनके ऊपर अपना एक्शन ले रही है। कल 18 जनवरी को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फिर दोबारा ईडी ने इत्तला किया है कि आप आइए, यहाँ पर बयान दीजिए और हमारे सवालों का सामना कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 3 समनों पर ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे और कहा गया कि भाजपा की साजिश है, आप मेरे को एक अच्छा और असली नोटिस दीजिए तभी मैं आऊंगा और ये साजिश भरे नोटिस पर नहीं आऊंगा। लेकिन कल क्या यहाँ पर एक तरीका जो है यहाँ पर उनके केजरीवाल आजमा सकते हैं। लगातार वो कहते हैं हम बेगुनाह हैं, हम ईमानदार, बल्कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं। और क्या ये कट्टर ईमानदार नेता कल अपने जो है इंसाफ के कहा जाए एक तरीके से अपनी बेगुनाही के सबूत क्या दे पाएंगे? लगातार यही बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या अगर वो अपने सबूत नहीं दे पाते तो क्या अगली सुनवाई में यहाँ पर ईडी या तो मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह को लेकर पक्के सबूत दे पाएगी और उनकी गिरफ्तारी पर मोहर लगा पाएगी कि नहीं? यह तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पर करेंगे कि क्या यहाँ पर कल अरविंद केजरीवाल पेश होंगे कि नहीं, या फिर वो फिर दोबारा पत्र द्वारा जवाब देंगे और कहेंगे कि बीजेपी की साजिश है? देखिए, बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल के बारे में लगातार इस तरह की खबरें अभी से ही चर्चाओं में आ गई हैं, क्योंकि कल उनको पेश होना है। तो क्या वो पेश होंगे? बड़ा सवाल ये है, क्या वो ईडी के सामने जाएंगे, ईडी से बात करेंगे? जो तमाम सारे सवाल ईडी के हैं उनके जवाब देते हुए नजर आएंगे। उनके रुख से तो दौलत लगता नहीं कि वो जाने के मूड में है भी, क्योंकि जिस तरह से बीते समन का जवाब उन्होंने दिया लिखकर और कहा कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो गैर कानूनी जो है आपने समन जारी किया है, मैं तो इस तरह का व्यक्ति हुई नहीं, मैंने तो इस तरह का कोई काम ही नहीं किया, आप जो कर रहे हैं वो सब निराधार है, कोई उसका कोई जमीनी आधार नहीं है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद से ही मान लिया है कि वो ईमानदार हैं? कि अरविंद केजरीवाल खुद से ही अब तय करने लगे हैं कि वो जो है सबसे बेहतर और सबसे अच्छे कह सकते हैं मुख्यमंत्री? मेरे ख्याल में कि उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई उनको ईडी के सामने जाना चाहिए। अब देखिए, हेमंत सोरेन से भी उनको सीख लेना चाहिए कि हेमंत सोरेन ने इतने समन के बाद तो कम से कम ये कहा है कि चलिए आप मेरे घर आइए और मुझसे पूछताछ कीजिए। 20 तारीख का उन्होंने कह सकते हैं ईडी को समय दिया है। वही मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सारे चीज़ों का दावपेच पता है, कानूनी दावपेच पता है, लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, बेहद कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि उनका जो अब तक का ग्राफ देख रहे हैं वो जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका ये जो रहा है पूरा कि वो जिस डिपार्टमेंट से आए हैं उसका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से बीजेपी पटखनी नहीं दे पा रही। आपने शुरुआत में कहा कि जिस तरह
से दिल्ली में खासकर एमसीडी में भी केजरीवाल की जीत होती है। राज्यसभा जो राज्य के चुनाव है तीनों बार लगातार कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो ऐसे में ये जो लगातार जो सिलसिला चल रहा है, क्या इसको आगे भी बढ़ाएंगे? और साथ में जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जो दोनों सिलसिले लगातार चले हैं कि 14 और एक तरीके से 19 में जिस तरह की करारी हार आम आदमी पार्टी की हुई है, क्या उसको बना पाएंगे? लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इन सब से अलग हटके, अगर जिस तरह देखा जाए तो अलग हटके वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लग नहीं रहा है कि वो ईडी के सामने हाजिर होंगे, ईडी के सामने पेश होंगे, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि भाई देखिए, मुझे तो परेशान किया जा रहा है, मुझे तो जो है कह सकते हैं ईडी के द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है, और इस तरह की बातें दौलत वो बीते कई कह सकते हैं समझ से कहते हुए चले आ रहा है। लेकिन कहने का मेरा अर्थ ये था कि उनको जाना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने अगर गलत नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको उठाकर जेल में बंद कर देंगे। राहुल गांधी भी ईडी ऑफिस पहुंचे थे, सोनिया गांधी भी पहुंची थी, और तमाम लोग जो पूछताछ के लिए जाते हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह हेमंत सोरेन ने अब ये कहा है कि आप मेरे घर पे आकर पूछताछ कीजिए, मुझे लगता है दौलत की शायद अरविंद केजरीवाल भी कुछ ऐसा ही तुक्का चलते हुए नजर आ सकते हैं। ईडी तो यहाँ पर अभी तक सबूत दिखाने में असमर्थ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, चाहे उनके नेता के खिलाफ हो। जी। लेकिन क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास कुछ सबूत हैं जो वो ये ठहरा देते हैं कि बीजेपी की साजिश है? तो क्या कल वो सबूत यहाँ पर बाहर आ सकते हैं? क्या कल नहीं तो क्या अगले आने वाले दिनों में वो सबूत दिखा सकते हैं कि बीजेपी की साजिश है? ईडी के अधिकारियों के सामने ये तथ्य वो खोल के रखते हैं। देखिए, वही बात लगातार हो रही है कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी सच्ची ईमानदार पार्टी है, और ये बात हर कोई कह रहा है कि भाई आखिर जा क्यों नहीं रहे हैं, आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ईडी एक देखिए सरकारी संवैधानिक संस्था है, उसके सामने अगर जाने में उनको परहेज है तो आखिर क्यों है, किस लिए है, ये उनको बताना चाहिए। आप सिर्फ अपने ही द्वारा ये कहे जा रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है गड़बड़ घोटाला, तो आखिर आपके दो बड़े नेता अपनी जेल के अंदर कैसे बंद है? और इसी पूरे मामले में फिर कह सकते हैं आपके ऊपर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। तो सिर्फ ये कहना है कि मेरे ही द्वारा सब कुछ सही है, मुझे नहीं लगता कि इतना भी अत्यधिक कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए उनको, बल्कि जिस तरह से एक माहौल बन रहा है कि जाए बात करें और इस मामले को शॉर्ट आउट करना चाहिए, देन अपनी जो राजनीति है आगे की उसके ऊपर बात करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई डाउट होगा तो जाहिर बात है कि आपसे सवाल होगा, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपकी नीति हो या जल का मामला हो या वन का मामला हो या सड़क का मामला हो, जो भी मामला होगा उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट दौलत जरूर होगा, क्योंकि आप भाई टीम के कप्तान हो, आप अपना मुंह इससे छुपा नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर निगाहें तो है कि क्या वो ईडी का सामना करेंगे या फिर वो भी कुछ हेमंत सोरेन की राह पर चलते हुए नजर आएंगे कि भाई आप मेरे घर आइए और आकर मुझसे सवाल जवाब कीजिए। मुझे जहां तक लगता है दौलत की वो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। एक आखिरी और छोटा सवाल यहाँ पर करेंगे कि क्या, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की साजिश है, तो क्या आपको लगता है कि चुनावों के समीप ईडी का इतना एक्टिव हो जाना, हाइपर तरीके से एक्शन ले लेना, सीबीआई लगातार नई चार्जशीट बनाती है, नए केस खोलती है, पुराने केस फिर से चुनावों के समय बाहर आ जाते हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी इन संस्थाओं का फायदा उठाकर चुनावों को प्रभाव करना चाहती है? देखिए दौलत, ये बात तो हमेशा से जो भी पक्ष विपक्ष में रहता है वो ये बात कहता है। आपको मैं बता दूं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी और उसके बड़े नेताओं के ऊपर जब सीबीआई और एक तरीके से ईडी की जांच हुआ करती थी, तब बीजेपी कहा करती थी कि ये पिंजरे का तोता है, जो कहोगे वही बोलेगा। तो ये चलता रहता है। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि जो संवैधानिक संस्था है वहां पर आपको जाना चाहिए, बात करना चाहिए। ऐसे में आपने जो कहा कि क्या इस्तेमाल करती है, देखिए पे एक नजर में अगर देखा जाए, क्योंकि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी ईडी पहुंची है छापेमारी के लिए, जांच करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब उनसे हासिल करने के लिए। तो ये होता है प्रोसेस का हिस्सा कि जब आप चुनावों के नजदीक होते हो तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है। और जबकि देखते हैं, चाहे तेजस्वी हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान में हो, तो लगता है एक तरफा जैसी कार्रवाई हो रही है। और बाकी इसको लेकर सवाल उठते हैं कि क्या जो बीजेपी है क्या अपने तरीके से इसको जो है इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिकरण करती हुई नजर आती है। और सत्ता पक्ष विपक्ष में लड़ाई हमेशा से चलती रही है और चलती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका आप सम्मान करना बंद कर दें। बिल्कुल, बात यहाँ पर यही कही जा रही है कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान सभी पार्टियों की तरफ से यहाँ पर बनता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए और यहाँ पर उम्मीद है कि वो 18 जनवरी या दोबारा अगर वो पेश नहीं होते, दोबारा उनको समन मिलेगा तो वो यहाँ पर पेश हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वो अब अपने जवाब भी देते हुए नजर आएंगे और जो साजिश बताई जाती है उसके जवाब भी वो देते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।